हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट पर स्वागत है। आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। एक संस्थान है NGRI, एक नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक संस्थान कौन सा है? NGRI, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय भूभौतिकी शोध संस्थान। इसका मुख्यालय कहां पर है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी शोध संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? हैदराबाद में है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जो भी हमारे पास जानकारी है, ज्यादातर जानकारी भूकंपीय तरंगों के माध्यम से ली गई है। किसके माध्यम से? भूकंपीय तरंगों के माध्यम से ली गई है। भूकंपीय तरंगे बार बार भेजकर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का प्रयास किया गया है। और जो हमारी पृथ्वी है, अगर देखा जाए तो खुदाई कितनी गहराई तक? कोई 500 मीटर तक ज्यादा से ज्यादा, या 1 किलोमीटर। इससे ज्यादा हमारी पृथ्वी के अंदर खुदाई नहीं हुई है। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है वो भूकंपीय तरंगों के। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, अलग अलग विशेषता होती है। इस चैप्टर के बाद हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो जानकारी हमारे पास है, हमारे भूवैज्ञानिकों के पास, हमारे भूगोलवेत्ताओं के पास है, हम लोग उसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसको मोटा मोटा 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? मोटा मोटा 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे बाहरी परत को अर्थ क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। सबसे बाहरी परत को भूपरिपटी के नाम से जाना जाता है। मध्य वाले हिस्से को मेंटल के नाम से, और केंद्रीय वाले हिस्से को कोर के नाम से जाना जाता है। 0 से 33 किलोमीटर की गहराई तक, औसतन 0 से 33 किलोमीटर की गहराई तक अर्थ क्रस्ट को माना जाता है। 33 से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल को माना जाता है। 2900 से 6371 या 6400 किलोमीटर की गहराई तक कोर को माना जाता है। 6371 या 6400 क्यों कहा गया? क्योंकि हमारी जो भूपरिपटी है, अर्थ क्रस्ट है, सब जगह समान मोटाई की नहीं है। कहीं ज्यादा मोटी है तो कहीं कम मोटी है। कहीं पर महाद्वीपीय पपड़ी है तो कहीं महासागरीय पपड़ी है। महाद्वीपीय पपड़ी जहां पर है वहां मोटी है, और जहां महासागरीय पपड़ी पाई जाती है वो पतली है। और इस तरह से हम लोग उसका एक क्रॉस सेक्शन बनाए, हमारी पृथ्वी का काट के बनाया जाए तो आप देखेंगे तो हमारी पृथ्वी का जो सबसे बाहरी परत है, 0 से, इस तरह से एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो 0 से 33 किलोमीटर की गहराई तक जो भाग पाया जाता है उसे अर्थ क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अर्थ क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। 33 से 2900 किलोमीटर की गहराई के भाग को क्या कहते हैं? मेंटल के नाम से जाना जाता है। और 2900 से केंद्रीय भाग तक, यानी 6371 या 6400 किलोमीटर की गहराई तक वाले भाग को कोर के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे यहां से काटा गया पृथ्वी का ये केंद्र है, अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है तो कितनी बताएंगे? 6371 या 6400 किलोमीटर। हमारी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 या 6400 किलोमीटर। या कहा जाए पृथ्वी का व्यास कितना है, जिसका क्या कर देंगे? दुगुना कर देंगे। 1200 कितना कर देंगे? 6400 का दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12800 किलोमीटर। अगर पृथ्वी के व्यास की बात की जाए तो औसत व्यास कितना है? 12800 किलोमीटर है। और माना जाता है कि हमारी पृथ्वी का जो अर्थ क्रस्ट है वह सियाल की बनी है। हमारी पृथ्वी का अर्थ क्रस्ट किसका बना हुआ है? सियाल का बना हुआ है। सिलिका और एल्युमिनियम। किसका बना हुआ है? सिलिका और एल्युमिनियम का बना। मेंटल वाला भाग सीमा का बना है। मेंटल का भाग किससे बना है? सीमा का। सिलिका और मैग्नीशियम का बना है। सिलिका और
मैग्नीशियम का बना है, जो कोर का हिस्सा है वह निकिल और आयरन का बना है। उसको शार्ट में क्या कहा जाता है? अर्थ क्रस्ट हमारा किससे बना हुआ है? सियाल का बना हुआ, सिलिका और एल्युमिनियम। मेंटल सीमा का बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम। कोर वाला हिस्सा निफे का बना हुआ है, निकिल और आयरन का बना हुआ है। और जो अर्थ क्रस्ट है हमारी, क्या है? अर्थ क्रस्ट है हमारी, उसको 3 परतों में विभाजित किया जाता है। अर्थ क्रस्ट को कितने परतों में विभाजित किया जाता है? 3 परतों में विभाजित किया जाता है। सबसे ऊपरी वाली परत को सेडिमेंट्री लेयर कहा जाता है, अवसादी परत के नाम से जाना जाता है। उसके नीचे ग्रेनाइटिक लेयर पाई जाती है, उसके नीचे जो परत होती है उसे ग्रेनाइटिक लेयर कहा जाता है, और उसके नीचे जो परत पाई जाती है उसे बेसाल्टिक लेयर कहा जाता है। यानी हमारी अर्थ क्रस्ट भूपर्पटी में 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे ऊपरी परत को सेडिमेंट्री लेयर कहा जाता है, मध्य वाली परत को ग्रेनाइटिक लेयर कहा जाता है, और सबसे निचली परत अर्थ क्रस्ट की सबसे निचली परत को बेसाल्टिक लेयर के नाम से जाना जाता है। इस तरह से सेडिमेंट्री, ग्रेनाइटिक और बेसाल्टिक 3 परतें पाई जाती हैं। अगर आपको क्रम याद करना कौन ऊपर होगा कौन नीचे, तो आप कल्पना करिए ABCD जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं जो सबसे पहले होगा वो सबसे नीचे होगा। B सबसे पहले आएगा, उसके बाद G आएगा और उसके बाद यस आएगा। यानी जो सबसे पहले आएगा वो सबसे नीचे, जो उसके बाद आएगा उसके ऊपर, जो उसके बाद आएगा उसके ऊपर। इस तरह से BGS हम क्रम बैठा लेंगे। याद तो रहेगा सेडिमेंट्री, ग्रेनाइटिक, बेसाल्टिक, लेकिन क्रम कौन सा है? जो सबसे पहले आएगी बेसाल्टिक लेयर सबसे नीचे होगी, उसके ऊपर कौन सी होगी? ग्रेनाइटिक लेयर होगी, और सबसे ऊपर कौन सी लेयर होगी? सेडिमेंट्री लेयर पाई जाती है। और अब आते हैं हम लोग मेंटल वाले हिस्से में। किस में आते हैं? मेंटल वाले हिस्से में आते हैं। 33 से 2900 किलोमीटर की गहराई में जो भाग पृथ्वी का पाया जाता है उसे मेंटल के नाम से जाना जाता है। और मेंटल को भी 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। 950 किलोमीटर के ऊपर जो मेंटल का भाग पाया जाता है उसे गार्टेनबर्ग लेयर के नाम से जाना जाता है, उसे गार्टेनबर्ग लेयर के नाम से जाना जाता है। 950 से नीचे तक मेंटल का नीचे तक जो भाग पाया जाता है 2900 किलोमीटर की गहराई तक, उसे लोअर मेंटल के नाम से जाना जाता है। यानी मेंटल के 2 भाग, 950 किलोमीटर के ऊपर अपर मेंटल के नाम से जाना जाता है, और 950 किलोमीटर के नीचे मेंटल के भाग को लोअर मेंटल के नाम से जाना जाता है। अब जो अपर मेंटल है उसको भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अपर मेंटल को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 410 किलोमीटर के जो ऊपर का मेंटल का भाग है उसे गार्टेनबर्ग लेयर कहते हैं। यानी 950 के ऊपर का जो मेंटल भाग है उसे अपर मेंटल कहते हैं। अपर मेंटल को 2 भागों में बांटा जाता है। 410 किलोमीटर के ऊपर वाले भाग के मेंटल के भाग को गार्टेनबर्ग लेयर कहा जाता है। 410 से 950 किलोमीटर के बीच जो मेंटल का भाग, ऊपरी मेंटल का भाग पाया जाता है उसे गोलित्सिन लेयर कहा जाता है। इस तरह से जो ऊपरी मेंटल है उसे 2 भागों में बांटा जाता है। ऊपरी मेंटल को 2 भागों में बांटा जाता है। जो 410 किलोमीटर के ऊपर उसे गार्टेनबर्ग लेयर, और उसके नीचे वाले भाग को गोलित्सिन लेयर के नाम से जाना जाता है। अपर मेंटल में गार्टेनबर्ग लेयर में एक विशेष प्रकार की परत पाई जाती है 70 से 150 किलोमीटर के बीच। अपर मेंटल के गार्टेनबर्ग लेयर में 70 से 150 किलोमीटर के बीच में एक विशेष प्रकार की परत पाई जाती है जिसे एस्थनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एस्थनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और एस्थनोस्फीयर की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें पदार्थ अर्धगलित अवस्था में पाया जाता है। एस्थनोस्फीयर में पदार्थ कैसे पाया जाता है? अर्धगलित अवस्था में पाया जाता है।
और एस्थेनोस्फीयर के ऊपर स्थित पृथ्वी का भाग और इसके नीचे स्थित पृथ्वी का भाग एक दूसरे से ढिलाई से जुड़ा होता है। एस्थेनोस्फीयर के ऊपर स्थित पृथ्वी का भाग और उसके नीचे स्थित पृथ्वी का भाग, ये दोनों एक दूसरे से ढिलाई से जुड़े होते हैं। और माना जाता है कि पृथ्वी की सतह पर जितने भी विक्षोभ आते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, सामान्यतः उनका मूल एस्थेनोस्फीयर में पाया जाता है। सामान्यतः उनका मूल एस्थेनोस्फीयर में पाया जाता है। एस्थेनोस्फीयर के ऊपर स्थित जो भाग है, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर स्थित जो भाग है उसे प्लेट के नाम से जाना जाता है। एस्थेनोस्फीयर के ऊपर स्थित भाग को प्लेट के नाम से जाना जाता है। और प्लेट की औसत मोटाई 100 किलोमीटर पाई जाती है। प्लेट की औसत मोटाई 100 किलोमीटर पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे 2900 से 6371 या 6400 किलोमीटर के बीच में क्या पाई जाती है, हमारी पृथ्वी का कोर वाला हिस्सा पाया जाता है। और हमारी पृथ्वी में कुछ डिस्कंटिन्यूटियां पाई जाती हैं। असंबद्धता वाला क्षेत्र पाया जाता है जहां भूकंपीय तरंगे कुछ विशिष्ट गुण प्रकट करती हैं। अब अगर देखेंगे उन डिस्कंटिन्यूटियों के बारे में, तो ग्रेनाइटिक लेयर और बेसाल्टिक लेयर के बीच में एक विशेष प्रकार का क्षेत्र पाया जाता है या असंबद्धता वाला क्षेत्र पाया जाता है, जिसे कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। कॉनराड असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। और मेंटल और अर्थ क्रस्ट के बीच में एक प्रकार की असंबद्धता पाई जाती है। किसके किसके बीच में? अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक विशेष प्रकार की परत पाई जाती है जिसे मोहोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं या शार्ट में मोहो असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है उसे रेपटी डिस्कंटिन्यूटी, रेपटी असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। और 2700 से 2900 किलोमीटर के बीच में, 2700 से 2900 किलोमीटर के बीच में एक असंबद्धता वाला क्षेत्र पाया जाता है जिसे गाटेनबर्ग विसार्ट डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। गाटेनबर्ग विसार्ट डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। और 4980 से 5120 किलोमीटर के बीच में यानी कोर वाले हिस्से में एक प्रकार की असंबद्धता पाई जाती है जिसे जेफ्रीज लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। जिसे जेफ्रीज लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। और जेफ्रीज लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी कोर को दो भागों में विभाजित कर देती है। जो बाहर स्थित है उसे एक्सटर्नल आवरण कहा जाता है, बाह्य आवरण के नाम से जाना जाता है। और जो जेफ्रीज लेहमैन के बाद केंद्र की तरफ कोर का हिस्सा है उसे इंटरनल इन्वेलप के नाम से जाना जाता है, आंतरिक आवरण के नाम से जाना जाता है। बाह्य आवरण में पदार्थ अर्धगलित अवस्था में पाया जाता है। बाह्य आवरण में पदार्थ कैसे पाया जाता है? अर्धगलित अवस्था में पाया जाता है। और आंतरिक वाले में ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन सामान्यतः कह दिया जाता है कोर वाले हिस्से में अर्धगलित अवस्था में, तरल अवस्था में पदार्थ पाया जाता है। एनसीईआरटी की कक्षा 11 की किताब में आप लोग देखेंगे तो वहां लिखा गया है कि जो बाह्य आवरण है वहां पर पदार्थ तरल रूप में अर्धगलित अवस्था में पाया जाता है। अब हमसे क्वेश्चन यहां से किस तरह से पूछा जाएगा? क्वेश्चन किस रूप में हम लोगों से पूछा जाएगा? अब अगर आपसे कहा जाए कि जो पृथ्वी की पपड़ी है वह 3 भागों में विभाजित है, मध्य वाली पपड़ी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? अगर पूरा फिगर आपको याद है तो आपका उत्तर क्या होगा? ग्रेनाइटिक लेयर। 3 परतें हैं, सेडिमेंट्री, ग्रेनाइटिक और बेसाल्टिक। मध्य वाली परत को किस नाम से जाना जाता है? ग्रेनाइटिक लेयर के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन ये कहा जाए कि ग्रेनाइटिक लेयर और बेसाल्टिक लेयर के बीच में जो असंबद्धता वाला, डिस्कंटिन्यूटी वाला क्षेत्र पाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच जो असंबद्धता पाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? मोहोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी या मोहो असंबद्धता, मोहो डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। अगर कहा जाए कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है उसे
किस नाम से जाना जाता है? उसे रेपटी डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। मेंटल के निचले हिस्से में कहा जाए या कहा जाए 2700 से 2900 किलोमीटर के बीच में, या कहा जाए मेंटल और कोर के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे गॉटेनबर्ग विसार्ट डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है, गॉटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कहा जाए 4980 से 5120 किलोमीटर के बीच या कोर में जो असंबद्धता पाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? जेफ्रीज लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है, जेफ्रीज लेहमैन असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि कोर किससे बना हुआ है? सियाल, सीमा, निफे, तो हमारा कोर कैसे, हमारी पृथ्वी का कोर कैसे बना हुआ है? निफे का बना हुआ है। मेंटल किससे बना हुआ है? सीमा का बना हुआ है सियाल, सीमा का बना हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम का। और अर्थ क्रस्ट किसकी बनी हुई है? सियाल की बनी है, सिलिका और एल्युमिनियम की बनी है। इस तरह से हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो घनत्व है और जो द्रव्यमान है, क्या है? हमारी पृथ्वी का जो घनत्व है, द्रव्यमान है, आयतन है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी, अगर पृथ्वी की पपड़ी को नगण्य मान लिया जाए, किसको? पृथ्वी की पपड़ी को नगण्य मान लिया जाए। नगण्य का मतलब शून्य नहीं, गणना जिसकी न की जाए। अगर पृथ्वी की पपड़ी को नगण्य मान लिया जाए तो जो मेंटल है हमारी संपूर्ण पृथ्वी का, इसका आयतन कितने परसेंट है? 83% है। कितना है? 83% है। और जो कोर है वह 17% है। अगर कहा जाए आपसे कि हमारी पृथ्वी में मेंटल, हमारी पृथ्वी के पूरे आयतन का मेंटल कितने प्रतिशत है? 83% है। और कोर कितना है? 17% है। किस अवस्था में? जब अर्थ क्रस्ट को नगण्य मान लिया जाए। लेकिन हमारी पृथ्वी का जो मेंटल है वह संपूर्ण पृथ्वी के द्रव्यमान का 67% है और कोर 33% है। आप देख रहे हैं कि आयतन में तो मेंटल 83% है लेकिन द्रव्यमान में 67% है, और कोर मात्र 17% है लेकिन पूरी पृथ्वी के द्रव्यमान का 33% है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का कोर वाला हिस्सा किससे बना हुआ है? भारी तत्वों से बना हुआ है। अगर हम देखें तापमान, घनत्व और दबाव के बारे में, प्रेशर के बारे में, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे नीचे जाएंगे तापमान, घनत्व, दबाव, प्रेशर, तीनों चीजें ही बढ़ती चली जाती हैं। अगर हम लोग पृथ्वी की सतह से, कहा जाए पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के कोर की ओर जाएं तो तापमान, घनत्व, प्रेशर, तीनों ही चीजें बढ़ती चली जाती हैं। अब एक चीज पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में पूछा जाए। हमारी पृथ्वी में एक शक्ति पाई जाती है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। अगर आपसे कहा जाए जब हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? ज्वाइड है, ज्वाइड भू आकार है, पृथ्व्याकार है। हमारी पृथ्वी पर की सतह पर, न ऊपर न नीचे, हमारी पृथ्वी की सतह पर सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण समान नहीं पाया जाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी का आकार पूरी तरह से गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? ज्वाइड है, पृथ्व्याकार है, भू आकार है। हमारी पृथ्वी पर सबसे न्यूनतम गुरुत्वाकर्षण कहां पर पाया जाता है? विषुवत रेखा पर पाया जाता है, 0 अंश अक्षांश रेखा पर। हमारी पृथ्वी पर सबसे न्यूनतम गुरुत्वाकर्षण कहां पर पाया जाता है? विषुवत रेखा पर पाया जाता है। और विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता चला जाता है और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक पाया जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण का मान समान नहीं है। कारण क्योंकि हमारी पृथ्वी का आकार पूरी तरह से गोल नहीं, इसका आकार कैसा है? ज्वाइड है, पृथ्व्याकार
कार है। और आपकी पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण कहां पर पाया जाता है? ध्रुवों पर पाया जाता है। और न्यूनतम गुरुत्वाकर्षण भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर अधिकतम पाया जाता है। जो हमारी भौतिकी में हम लोग प्रयोग करते हैं G बराबर 9.8, तो किस अक्षांश पर है? 45 अंश उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो कितना है? 9.8 है। उसे ही पूरी पृथ्वी का औसत गुरुत्वाकर्षण मानकर गणनाएं की जाती हैं। अगर अन्य गणनाएं करवानी होती है तो वहां पर G का मान दिया रहता है, लेकिन अगर G का मान नहीं दिया है तो हम लोग कितना समझते हैं? 9.8 समझते हैं। और अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर और नीचे की बात की जाए, सतह पर हम लोगों ने देख लिया कि सतह पर गुरुत्वाकर्षण समान नहीं है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम है और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो बढ़ता जाता है और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाए तो G का मान घटता जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाए तो G का मान घटता जाता है। और पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाए तो भी G का मान घटता जाता है। और पृथ्वी के केंद्र पर G का मान शून्य पाया जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान शून्य पाया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ पढ़ा। कल हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, भूकंपीय तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।